अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सन पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हमाद सरवर। नाज़रीन, 1947 में जब अंग्रेज़ बरे सगीर को छोड़ के गए और इसको आज़ादी मिली तो यहाँ पे दो ममालिक जो थे वो यहाँ पजीर हुए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। मगर इन दोनों मुल्कों की जो ट्रैजेक्टरी थी, इनकी डेवलपमेंट, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल डेवलपमेंट और इकनॉमिक डेवलपमेंट भी वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुई। इंडिया के अंदर 1950 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन उनको मिल गया। उनकी जो एक लीगल पॉलिसीज़ थी वो क्लियर हो गई, वो क्लैरिफाई हो गई। और आप जानते हैं कि 1950s के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। कभी पार्लियामेंट को निकाला जा रहा था, कभी कोई नया वज़ीर आज़म बन रहा था, कभी पाकिस्तान के अंदर जो है मार्शल लॉज़ लग रहे थे। फिर 1962 के अंदर जाके पाकिस्तान को नया आइन मिला, पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक आइन मिला। और उससे पहले जो है पाकिस्तान अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए कानून थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत ही पाकिस्तान चल रहा था। मगर ये जो आइन था इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि ये आइन जो है ये उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर ने पाकिस्तान के लिए बनाया था। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ कंसोलिडेशन ऑफ पावर था, और ताकि जो है जो मिलिट्री डिक्टेटर है वो अपनी हुकूमत चला सके। उसके बाद 1973 के अंदर जाके पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, एक प्रॉपर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पाकिस्तान को आइन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो दिया गया। मगर हमने देखा कि उसके बाद उस आइन के अंदर भी बहुत सारी तरमीमें हुई, और तकरीबन 50 साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान में 27 दफ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। और हर नई अमेंडमेंट जो है वो आइन का स्ट्रक्चर, जो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज करके रख देती है। कभी जो है पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाते हैं, कभी जो है पार्लियामान को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाते हैं। और अब बात ये भी की जा रही है कि कोई 28वीं तरमीम जो है वो भी आ रही है, उसको भी हमें सुनने को मिलता है। और उसके अंदर जो है कभी ये सुनने को मिलता है कि शायद पाकिस्तान में नए सूबे बन रहे हैं, कभी ये सुनने को मिलता है कि जनाब जो 18वीं तरमीम थी उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको रिवर्स किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आइन है और पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं ख़ास तौर पे, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, उनके पास कोई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर भी एक ब्रेक डाउन हो रहा है। हमारी जो अदालतें हैं वो कई कई सालों तक, 10-10 20-20 साल तक एक केस को लटका के चलती हैं, उसके फैसले जल्दी नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत गंदी हो चुकी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पाकिस्तान में बहुत गंदा है। इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आती, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी जो अदालतें हैं वो उनको इंसाफ नहीं दे सकती। यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स नहीं हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अच्छे मैकेनिज़म्स नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सिविल और कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट हैं, मियाँ काशिफ़ इशफ़ाक़ साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहमद, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का 27th अमेंडमेंट से। 27वीं तरमीम जो है उसके अंदर बहुत सारी एक स्वीपिंग चेंजेस लाई गई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया। तो हमारे ऑडियंस के लिए सबसे पहले आप ज़रा ब्रीफली बताएं कि 27वीं तरमीम है क्या और उसने क्या चेंजेस किए पाकिस्तान के आइन में। देखिए अहमद, अगर 27वीं तरमीम को डायसेक्ट करें तो उस मुख्तलिफ पार्ट्स पे डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है। सबसे पहले उसके नीचे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसको एब्रीवेशन में FCCP कहते हैं, ठीक है। उसको फॉर्म किया गया। फिर आगे उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। कॉम्पोजिशन ये है कि उसके एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, ठीक है। और बाकी हर सूबे से एक एक जस्टिस साहब होंगे, जो सारे मिलके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बनेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अपॉइंटमेंट जजेस की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इस तरह होगी जी, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वो जजेस। ठीक है। फिर उनको पावर्स दी गई। अब उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, उनको पावर्स दी गई सू मोटो की। अच्छा। सू मोटो की पावर जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थी, जो हमारा एपेक्स कोर्ट था, सही। उससे लेके दे दी गई FCCP को। ठीक है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दे दिए गए FCCP को। ठीक है। जो सूबे से सूबे का डिस्प्यूट है,
वो दे दिया गया एफसीसीपी को। प्रोविंस और फेडरल का जो डिस्प्यूट है वो दे दी गया एफसीसीपी को। और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशली, कि वो लीगल ओपिनियंस अपने देते हैं टू द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। वो लीगल ओपिनियंस भी सुप्रीम कोर्ट से लेके दे दिए गए एफसीसीपी को। तो इस तरह एफसीसीपी एक, और सो मच सो कि एफसीसीपी की जो रूलिंग है, ऑर्डर है, जजमेंट है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। बिल्कुल सही। अब सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जो एपेक्स कोर्ट था उसकी एक एपलेट कोर्ट की रह गई है। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी, और ये जो मैंने आपको उनके बताई उनकी पावर्स, ये सारी सुप्रीम कोर्ट से लेके एफसीसीपी को दे दी गई। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल कोर्ट नाउ, द मोस्ट पावरफुल इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर ये बताया हमें कि पाकिस्तान का जो कोर्ट्स की हायरार्की थी, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती थी, फिर उसके नीचे हमारी हाई कोर्ट्स हैं, और फिर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसके नीचे आ जाती हैं। तो ये नई अदालत बनाने की और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक नई अदालत बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान में? सर, जो रीज़न बिहाइंड जो हमें बताया गया है, ठीक है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्लॉग्ड है डिस्प्यूट्स के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस है, तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, उस लेवल पे। तो उनका बर्डन कम करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ये शिफ्ट कर दिए जाए एफसीसीपी को, और वो एपलेट कोर्ट के तौर पे काम करे सुप्रीम कोर्ट। अब बात ये है, नवंबर 2025 से ये इफेक्टिव हुई है ये कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जो है। बिल्कुल सही है। अभी 7 माह हुए हैं, लेकिन अभी उसके कोई रिजल्ट्स आना शुरू नहीं हुए। लेट्स सी 1 ईयर डाउन द रोड, 2 इयर्स डाउन द रोड, क्या जो क्लॉक लगा हुआ है लिटिगेशन का वो सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम होता है या इसी तरह रहता अभी है? तक हुआ है कुछ कम? सर, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग आने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। और ये मैं आपको बड़ी रिजर्व्ड टाइम बता रहा हूँ, साल, 2 साल, 3 साल आपको एक हेयरिंग के लिए मिलते हैं। तो ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करेगी अपनी खाली एपलेट जुरिस्डिक्शन में, फिर हम देखते हैं कि क्या ये लोड कम होता है, लोगों को जल्दी उनकी हेयरिंग आती है, सुप्रीम कोर्ट से जल्दी फैसले होते हैं। वी हैव टू सी। एंड वन मोर थिंग अमान, सबसे ज़रूरी ये है, देखिए आपकी पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ चली गई है, और यहाँ बड़े क्रॉनिक लिटिगेट भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक एक मैटर को लाजमी लेके जाते हैं। ऊपर आपके जजेस 17 या 18 है, बिल्कुल, और वर्किंग में मोस्टली देयर आर 13, 14, 12, ये इट वेरीज। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने जजेस इतना ज्यादा काम कर सके? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज को भी देखना होगा, बजाय इसके कि एक अब ये हो गया, अमेंडमेंट हो गया जी, लॉ मेकर्स ने बनाया, वी आर बाउंड बाय इट। अब देखना ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तादाद बढ़ाते हैं? बिल्कुल, बढ़ा दिए जाए तो आवाम के लिए शायद कोई आसानी पैदा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें हमें ये बताएं कि हमें ये कहा जाता है कि जनाब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगी, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सिर्फ अपील के केसेस आएंगे, तो एक ले मैन के लिए डिस्टिंक्शन कैसे हम कर सकते हैं कि जनाब अपील के केसेस कौन से होंगे? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हर केस के अंदर होते ही होते हैं। तो ये कौन से केसेस होंगे स्पेसिफिकली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और बाकी केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, लिटिगेशन स्टार्ट होती है ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट से। बिल्कुल सही है। वहाँ से आई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में आई, फिर आप पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब अगर प्राइवेट लिटिगेशन है तो प्रॉपर्टी मैटर्स है सपोजिडली, तो वो ट्रेवल करता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एपेक्स कोर्ट थी या अभी भी है, वो उधर ही आएगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, लाइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस, फंडामेंटल राइट्स, ये स्टार्ट ही हाई कोर्ट से होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद
हाई कोर्ट से फैसले के बाद जो एग्रीव पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट मैटर्स होंगे ये जाएंगे एफसीसीपी में। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन या रिविजनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएंगे। दिस इज द डिस्टिंक्शन। प्राइवेट केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हाई कोर्ट से जन्म ले रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं दैट विल बी इन एफसीसीपी। यानी कि जो रिट पिटिशंस हैं हमारी सारी जो हाई कोर्ट के अंदर करते हैं, अगर उनकी अपील्स होंगी तो वो जाएंगी एफसीसीपी में। रिट पिटिशंस की दो किस्म की रिट पिटिशन। ठीक है। एक है रिट पिटिशन अगेंस्ट अ जुडिशियल ऑर्डर। वो जुडिशियल ऑर्डर क्या है, वो नीचे से जनरेट हुआ है सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और एक है रिट पिटिशन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। एफबीआर है, कस्टम्स है, ये है वो है, वो स्टार्ट ही हाई कोर्ट से होती है। तो वो जो मैटर्स है जो तो नीचे से आ रहे हैं प्राइवेट मैटर्स, वो तो नहीं जाने लगे एफसीसीपी में। बट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो है, पंजाब और सिंध का कोई मामला होता है, सिंध और बलूचिस्तान का कोई हो जाता है, उनके डिसीजंस को एफसीसीपी डील करेगा जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी आपने बात की कि जनाब एफसीसीपी को बनाने का जो मकसद है, एक मकसद ये भी था कि जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट के केसेस का उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो आम हमें यही बताया गया, हमें ये बताया गया कि जो है जनाब वो हम उसको कम करना चाहते हैं। तो अब ये जो बैकलॉग है केसेस का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है लोगों की बेचारों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं और केसेस के फैसले नहीं होते। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिविल कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर एक जो नॉर्मल मुकदमा है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसको ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व होने में? ये बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है एक वकील की। हम तो चाहते हैं जल्दी फैसले हों। अच्छा। लेकिन हमारा रिजिड लॉ है। ठीक है। और कुछ इसमें हम मुखलाजात भी अपना रोल प्ले करते हैं, डिलेज में हो जाता है। और फिर यहाँ पे स्ट्राइक्स हैं, फिर जजेस की रोटेशन है, और फिर कोई छुट्टी है, कोई जजमेंट है। बिल्कुल। देखिए नॉर्मल जो प्रोसीजर है एक सिविल सूट का वो क्या है, आपने सूट फाइल किया, दूसरी पार्टी जो डिफेंडेंट है उसने आके अपनी रिटन स्टेटमेंट दी। ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज में जो स्टे की एप्लीकेशन है 39(1)(2) के नीचे, उस पर बहस हो गई। उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो गए, आपने भी अपने लिस्ट ऑफ विटनेस दे दी, डिफेंडेंट्स ने भी दे दी, एविडेंस आ गई, उसने आपके विटनेसेस पे क्रॉस कर लिया, मैंने उनके विटनेसेस पे क्रॉस कर लिया, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट। अब ये स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। एक दावा आता है, उस दावे में पहले तो आपकी समन्स ही नहीं हो पाता है। अच्छा। समन्स जो आप नोटिस भेजते हैं वो चलता रहता है 3 महीने, तो नोटिस पे नोटिस सर्व हो गए। उसके बाद डिफेंडेंट के वकील साहब आ गए, उन्होंने आगे कहा जी मैं रिटन स्टेटमेंट दूंगा। 2 महीने उसमें निकल जाते हैं, फिर कोर्ट सख्ती करती है तो रिटन स्टेटमेंट आ जाती है। रिटन स्टेटमेंट के आते साथ ही इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो किस तरह से आती है सर? सीपीसी में बहुत सी प्रोविजंस हैं, 110 की एप्लीकेशंस हैं, 711 की एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो आती हैं। अब जब कोई भी एप्लीकेशन आती है सिविल कोर्ट इज बाउंड कि इसका जवाब ले। वो जो ट्रायल है वो उधर ही रुक जाता है जी, ट्रायल रुक गया और एप्लीकेशन चल पड़ी। अब एप्लीकेशन का जवाब आया, उसके बाद एप्लीकेशन पे बहस हुई, एप्लीकेशन डिसाइड हुई। अब वो जिसके खिलाफ डिसाइड हुई वो उठा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाते हैं, वो अपील कर दी या रिवीजन कर दी। उधर अगर उसको स्टे मिल गया कि नीचे प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाए, वो रुक गई। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कोई साल डेढ़ निकाला, फिर फैसला हो गया, वही एप्लीकेशन उठा के हाई कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट में फिर वो चलनी शुरू हो गई। अब बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं, लेकिन इसी प्रोसेस में साल साल गुजर जाते हैं। तो फिर उसमें आपको देखिए, आपकी जो सीपीसी है 1908 की है, 120 साल पुरानी या 118 साल पुरानी, उसने हर चीज को कवर किया हुआ है।
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तब बनी थी जब यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, लिटिगेशंस इतनी नहीं थी। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू अमेंड आरसीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड को अमेंड करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा टाइम फ्रेम्स में कि जनाब ये मैटर है इतने टाइम में होगा, ये मैटर है इतने टाइम में होगा। वो दिस हैज़ टू बी डन, अदरवाइज जो आप जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी कि एक सिविल ट्रायल को कितने साल लग जाते हैं, टू माय एक्सपीरियंस 5 से 10 साल, ये मैं टाइम बता रहा हूँ। जिसका 5 साल में डिसीजन होता है, ही इज लकी। अच्छा, एक आपने बात की कि जब केस शुरू होता है तो समन्स के अंदर ही जो अदालत की तरफ से नोटिस आता है दूसरी पार्टी को, उसके अंदर ही 3-4 महीने लग जाते हैं। वहाँ पे डिले किस तरीके से आता है? सर वो डिले इस तरह आता है कि पहले जब समन इशू किए जाते हैं, समन और नोटिस होता है एप्लीकेशन में, समन होता है सूट में, वो इशू किए जाते हैं, 15 दिन की डेट दी जाती है कि डिलीवर करें। वो उधर जाते हैं, डिफेंडेंट्स लेने से इनकार कर देते हैं, वापस आ गई, फिर कोर्ट ने फिर समन किए कि जनाब दोबारा जाओ, फिर 15 दिन की डेट पड़ गई, वो फिर उधर गए, उन्होंने फिर लेने से इनकार कर दिया। ये उन्हें भी पता है कि कोर्ट ने 2 या 3 नोटिस करने हैं। अब तीसरे नोटिस पे अगर तो कोर्ट सख्त हो तो फिर वो कहती है जी आप अखबार में इश्तिहार दे दें, ठीक है, उसमें 15 दिन दिए जाते हैं। और अगर कोर्ट फिर कोई लीनियंट बिहेवियर रखे तो कहते हैं एक और नोटिस कर दें, एक और नोटिस होता है, उस वक्त वो उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपीयर फिर नहीं होता। फिर अखबार इश्तिहार तक बात जाती है, उस पर भी 15 दिन की तारीख दी जाती है। मतलब इन टोटो आप ये देख लें, मैंने आपको 45 दिन तो ये गिनवा दी है, उसमें कोई जज साहब अगर छुट्टी पे हैं या कोई जजमेंट ना आ जाए या इस तरह की कोई बात ना हो जाए तो 50-60 डेज बेचारे इसी में इसी चीज़ में निकल जाते हैं। अच्छा सर, इसके अंदर ये बताएं कि सीपीसी के अंदर कोई टाइमलाइन है कि इतनी देर के अंदर केस का फैसला सुनाया जाएगा, कोई भी सिविल सूट? सर अभी लेटली अमेंडमेंट्स आई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सी चीज़ों को टाइम कंस्ट्रेंट किया गया था, ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली दैट वाज सेल्ड इन द हाई कोर्ट एंड दे वर स्ट्रक डाउन, अच्छा, व्हिच आई थिंक इट वाज नॉट फेयर, क्योंकि वो जिस प्रोसीजर से अमेंडमेंट्स आई थी उस वो प्रोसीजर जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था या अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स नहीं था, तो वो टाइम कंस्ट्रेंट्स जो हैं इसमें से निकल गए, ठीक है, और वी आर बैक टू स्क्वायर वन नाउ। अच्छा, इसमें क्या ऐसे भी होता है कि अगर कोई पार्टी जो है, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि एक पार्टी जो होती है उसकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से केस को डिले किया जाए, और दूसरी पार्टी जो होती है वो कोशिश कर रही होती है कि केस का फैसला जल्दी हो जाए। तो जो पार्टी जो है वो केस को डिले करने की कोशिश कर रही है और इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करती है, किसी पेशी पे हाजिर नहीं हुए, कभी वो सुबह सुबह ही अटेंडेंस मांग करके गायब हो जाते हैं, तो क्या इसके ऊपर कोई अदालत की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाता है उन वकला के खिलाफ, या उस पार्टी के अगेंस्ट कोई कॉस्ट भी डाली जाती है, या उसकी कोई रिपरकशन नहीं है? नहीं सर, उसका ये है कि अगर मैं स्पीडीली काम करना चाह रहा हूँ, मेरे ओपोनेंट काउंसिल जो है उनको इंस्ट्रक्शंस है कि इसको डिले करें, ठीक है, फ्रस्ट्रेट करें, होता है ऐसे, तो वो हमारे सिस्टम में वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे, वो कामयाबी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें वो उसको डिले कर लेंगे। और जब मैं अदालत को बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगा कि लुक एट योर ऑर्डर शीट, इतनी डेट्स हो चुकी हैं और यही चल रहा है, वो फिर एक कॉस्ट भी डाल देते हैं कि जी ये कॉस्ट है, नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने ये ना किया, पहले तो ये पे करेंगे कॉस्ट, और नेक्स्ट टाइम ये ना किया तो आई विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन फाइल। अब वो कॉस्ट क्या है, 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा कॉस्ट मैंने नहीं देखी, बड़ी 2500 हो जाएगी, 2000। तो वो जितना वो डिले कर रहे होते हैं ना, वो पार्टी हैप्पीली 2500 दे देती है, और अब अगली एप्लीकेशन पे वो फिर तैयार होती है कि हम 2500 दे देंगे, 6 महीने फिर गुजार लेंगे। तो सर दिस इज अनदर अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द लिटिगेशन। चले सर, सिविल कोर्ट से फैसला हो गया एक केस का, आपने कहा जी 5 से 10 साल में फैसला होता है, और अगर किसी बंदे का फैसला 5 साल में हो जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत कंसिडर किया जाता है। जी तो उसके बाद ये मैटर जाएगा वकील में। जी सर। ठीक है, इसकी अपील किधर जाएगी? नॉर्मल केसेस की अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाती है कुछ की? सर इसमें पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है, सर्टेन वैल्यू की अपील डायरेक्ट जाएगी हाई कोर्ट में, ठीक है, और उस वैल्यू से जो नीचे होगी, ये अभी अमेंडमेंट आई है उसमें ये चेंज हुए हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। अगर केस की अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लग जाती है
तो उसमें कितना टाइम लगता है उसकी बारी आने का? सर फर्स्ट हेयरिंग तो उसी देयर एंड देन आ गई। ठीक है। फिर आपने साथ ये दुआ करनी होती है कि जस्टिस साहब जो बैठे हैं वो इसको डेट फिक्स करके ही नेक्स्ट डेट दें। ठीक है। मतलब मैं जून में गया हूँ तो वो फिक्स कर देते हैं जी अगस्त में डेट होगी। अगर वो एडजर्न हो गया फॉर एनी रीज़न, मतलब कोर्ट नहीं बैठी, कॉजेस लंबी थी, आपका नंबर जो है केस का एंड में था लिस्ट के, जज साहब उठ गए और वो डेट इन ऑफिस हो गई, तो फिर समझे आप पड़ गए महीनों पे। सही। फिर वो दोबारा ऑफिस फिक्स करेगा हाई कोर्ट का और फिर वो हियरिंग के लिए आएगी और उसमें फिर टाइम लग जाएगा। सो इन हाई कोर्ट एवरी डे इज अ न्यू डे, हाँ जी। आई से दैट। और उसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं है। कुछ मैटर्स में हाई कोर्ट में इट इज़ वेरी स्पीडी। रेड पिटिशंस कई 3 महीने में भी या अपील 3 महीने में भी डिसाइड हो जाती है। अगर आप फंस गए तो फिर आप गए बिल्कुल सही है। 3-4 साल। तो इसको स्पीड अप करने का कोई तरीका है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनके केसेस के फैसले हो जाएं। हमने देखा है कि ख़ास तौर पे किसी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो वो जो मदई होता है वो बेचारा इंतकाल हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में उसके बच्चों को मिल जाती है, मगर वो केस वहीं चलता रहता है। तो जो स्पीड अप करना चाहती है जो पार्टी, वो किस तरीके से क्या कानूनी कार्रवाई करेगी वो केस स्पीड अप हो जाएगा? सर सबसे पहले तो जो वकील साहब हैं उनको ये अपने ऊपर ये टास्क लेना पड़ेगा। ठीक है। वो पाबंद करें, पाबंद तो नहीं हम कोर्ट को कह सकेंगे, दैट विल बी अ रॉन्ग टर्म। वो फोर्स करें या प्रेस करें कोर्ट को कि इसको प्रोसीड करें। ठीक है। और जजेस साहिबान जब आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि ये वकील साहब का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसको स्पीडीली चलाने में, दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट दैन। अब जो सिविल जज है उसकी भी कॉज लिस्ट लगी हुई है 100 केसेस की, वो बेचारा भी कहता है चलो इसमें डेट हो जाए, डेट हो जाए, डेट हो जाए। जहां आप उसको प्रेस करेंगे कि नहीं मैंने इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। वो भी इंटरेस्ट लेंगे, वो भी काम करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बार तो आता है वकील पे। ठीक है। फिर उसके बाद देर मेरे दिमाग में सजेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। मतलब आई कैनॉट से कि मैं कोई लॉ मेकर तो नहीं हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हमारे अभी 4 लेवल्स हैं लिटिगेशन के। वन इज सिविल कोर्ट, देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन द हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट। ये 4 लेवल्स हो गए। आप एक लेवल को मर्ज कर दें, दैट इज सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा। आपका ट्रायल ही नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, वट एवर द अरेंजमेंट इज, और उसके बाद उसकी आप एक अपील का राइट दे। जो भी हारता है उसके पास एपलेट राइट है हाई कोर्ट में। उसके दौरान जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनकी बेस पे डिलेज भी आते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, उसको भी राइट ऑफ अपील दे, लेकिन एक अपील का राइट दे। ये जो सेक्शन 115 है रिवीजन का, इसको खत्म कर दे। ठीक है। हर ऑर्डर, हर जजमेंट, हर डिग्री अपीलेबल है, बट यू हैव वन अपील दैट विल गो टू द हाई कोर्ट। तो उससे टू मी उससे थोड़ा फर्क आएगा। और दूसरी बात जो कि बहुत मुश्किल है, जो रिट पिटिशंस हैं अगेंस्ट द जुडिशियल ऑर्डर्स, आप इन जुडिशियल ऑर्डर्स के खिलाफ रिट पिटिशंस को खत्म कर दें। सही है। आप रिट पिटिशंस को इस हद तक रखें कि दैट विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट बॉडीज जो भी है। वो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बड़ी चीज है। ये एक सजेशन फ्लोट किया जा रहा है सिर्फ। रिट पिटिशंस नहीं आएंगी अगेंस्ट द जुडिशियल ऑर्डर और जुडिशियल डिग्री। सही। एक अपील है और एक लेवल आपने मर्ज कर दिया सिविल और डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। आपका केस आया, उसमें कोई एप्लीकेशन भी आई, वो डिसमिस हुई, उसमें रिवीजन नहीं कर सकते। एवरी ऑर्डर इज अपीलेबल। अभी देखें ना, रिवीजन की टाइम ड्यूरेशन है 90 डेज, अपील की है 30 डेज। आपको पता चलता है आप केस चला रहे हैं 85th डे पे जाके ये रिवीजन एक्सेप्ट होगी, मतलब ऊपर फिक्स होगी है फॉर हियरिंग, फिर सारा कुछ स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। तो इसमें अगर आप रिवीजन को खत्म करें, रिट पिटिशंस अगेंस्ट द जुडिशियल ऑर्डर्स को खत्म करें, उसके बाद वन अपील रखें, मेरा ख्याल है उससे फर्क पड़ेगा, टू माय माइंड। बिल्कुल नाजरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मियां साहब ने कही कि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं जो कि 1908 से बने हुए हैं या उससे पहले के भी कुछ हमारे काफ़ी सारे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज भी हैं,
इनके अंदर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं वो इन प्रोसीजरल लॉज का मिसयूज़ करती हैं ताकि किसी न किसी तरीके से केस को डिले किया जा सके। एक वो कानून है जो कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जिसको फॉलो करना अदालतें जो हैं और जजेस के लिए ज़रूरी है, वो पाबंद हैं कि उन्होंने इस कानून को फॉलो करना है। मगर एक पैरेलल सिस्टम है जो हमारी अदालतों के अंदर बना दिया गया है, जिसको वकला भी फॉलो कर रहे हैं बदकिस्मती से, और पार्टीज़ भी उसका मिसयूज़ कर रही हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जो है अपनी इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सन पॉडकास्ट, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ काशिफ अशफाक साहब। अच्छा मियाँ साहब, हमें ये बताएं कि हमारी अदालतों के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर बहुत सारी जाली लिटिगेशन भी की जाती है, ख़ासतौर पे प्रॉपर्टी के केसेस के अंदर। लोग जो हैं वो बिला वजह किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर मुकदमा कर देते हैं, अदालत से स्टे ले लेते हैं। तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन जो है किस तरह होती है, और इसके कौन से केसेस होते हैं जो इसके अंदर आते हैं? जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। ये एक मेनेस है जिसको डील करना पड़ रहा है वकला को भी और जजेस को भी, और हो ये इसलिए रही है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ नहीं हो रहा। ठीक है। अभी कुछ स्टेप्स लिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, कि एक बायोमेट्रिक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि सही। एवरी लिटिगेंट सही। हैज़ टू प्लेस अ बायोमेट्रिक विद द केस। ठीक है। उसमें ये है कि कोई जाली बंदा जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके नाम से लिटिगेशन नहीं होगी। अच्छा, ये पहले होता था कि जाली बंदे के नाम जी से जी, वो बंदा एक मोहम्मद रशीद वल मोहम्मद बशीर सही। है ही नहीं। सही सही, उसके नाम से केस चला दिया। उसके वो अंदर पार्टी बना हुआ है, हम्म। और पार्टी बना हुआ है, और वो कोर्ट को भी तंग कर रहा है और वकला को भी तंग कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ों से। ये होता रहा है जी। तो अब ये है कि वो अब निकल गए। अब दूसरा, फ्रिवलेस लिटिगेशन में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो आती थी प्रॉपर्टी की आती थी। ठीक है। किसी को प्रॉपर्टी आपकी फंसाने के लिए मैंने आपसे डील की, मैंने कहा कि जी मैंने आपको 5 लाख रुपया दिया, सबूत कोई नहीं है, कोई जाली दस्तावेज बना लिए, ये वो, आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मैंने जाके उस पर स्टे ले लिया, और स्टे लेके मैं आपको ग्रिल करता रहा। अब एक अच्छी जो चीज़ आई है 2018 से ऑनवर्ड्स, जो इस वक्त इन वोग है, इन प्रैक्टिस है, आप कोर्ट में जब जाते हैं ना कि जी ये मैंने सौदा किया था, ये 5 लाख दिया था, कोर्ट कहती है ठीक है, वी लिसन टू यू, बाकी 95 लाख कोर्ट में जमा कराओ। तो उस पे जो है, जो तंग करने आपको आ रहा है, वो कभी भी 95 लाख कोर्ट में जमा नहीं कराएगा। उससे भी कोई कट डाउन हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज, इस फ्रिवलेस लिटिगेशन को काउंटर करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं वो है कॉस्ट। जो बंदा गलत केस करता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल कोई 5 लाख रुपए की कॉस्ट डाली है एक पार्टी को जिसने फ्रिवलेस लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि लिटिगेशन का जो मंतकी अंजाम है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट अवार्ड करना शुरू कर दे और लाखों में अवार्ड करना शुरू कर दे, तो जो फ्रिवलेस लिटिगेशन में जा रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा कि जो हम इसको टाइम ज़ाया करके ऊपर तक लेके जा रहे हैं, तो ऊपर हमें लाखों भरने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। तो उससे भी ये कट डाउन होगा। बिल्कुल। तो ये मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं और जो लिए जा सकते हैं आगे, ताकि ये फ्रिवलेस लिटिगेशन कम हो। अच्छा, इसमें हमें ये बताएं कि ये जो स्टे लिया जाता है किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं स्टे लेने के? सिर्फ पैसे के लेन देन पे स्टे ले सकते हैं, टाइटल डिस्प्यूट पे ले सकते हैं, और वो कैसे मिलता है सिविल कोर्ट से? सर, स्टे जो है ये सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 39 रूल 1-2। ठीक है। ये एक प्रिवेंटिव मेजर होता है बाय द कोर्ट। आप कोर्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ये मुझे डर है कि मेरी प्रॉपर्टी हथिया लेगा, या कोई भी आपका सिविल राइट इंफ्रिंज हो रहा है, ठीक है। कोर्ट एड इंटरिम इंजंक्शन देता है। ठीक है। और वो रिलाय करता है, आपने साथ एक एफिडेविट लगाया होता है, कोर्ट उसको सही जानते हुए, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ करते हुए कि इसने एक एफिडेविट दिया है, ऑन ओथ दिया है, तो मैं टिल दैट टाइम इस प्रॉपर्टी को जू के तू रखने का ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। दूसरी पार्टी आएगी, मैं सुनूंगी, अगर ये ठीक ना हुआ तो मैं ये वेकेट कर दूंगी। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा एक स्टैट्यूट है, उसके नीचे भी स्टे दिए जाते हैं। अब उसका नाजायज फायदा इस
किस तरह उठाया जाता है। जो पार्टी अपनी फेवर में अगेंस्ट द ओपोनेंट एक स्टे या इंजंक्टिव ऑर्डर ले लेती है, उसके बाद वो कोर्ट आने से बड़ा घबराती है। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं स्टे हमारे पास आ गया है, हम इसको जो है अब चलाएंगे। तो वो 39(2)(b फिर बनाया गया, 2A है या 2B है गालबन, आई एम मिसिंग दैट आउट। उसमें बनाया गया कि दैट स्टे ऑर्डर या इंजंक्टिव ऑर्डर विल लैप्स आफ्टर, फर्स्ट इट वाज 6 months के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। ठीक है। अब अमेंड करके उसको कर दिया गया कि आफ्टर 1 year इट विल लैप्स। अच्छा। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी 1 साल भी, जिस बेचारे की प्रॉपर्टी 1 साल भी स्टे में लग गई, बिल्कुल सही है। तो उसको तो बड़ा नुकसान उसको हो गया। नुकसान हो गया। हाँ जी। तो वो स्टे की वो बेसिक वो जो लाइंस है कि प्रमफशी आई हैव अ गुड केस, मेरा इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ये चीज़ें जो हैं कोर्ट उन पर रिलाई करके स्टे ग्रांट कर देती है। सर एक चीज़ हमें बहुत देखने को मिली है कि ओरल एग्रीमेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर बहुत हो जाते थे। कोई भी बंदा आके अदालत में केस कर देता था कि जनाब फ़लाने बंदे को मैंने इतने 10 लाख रुपए दिए थे आज से कोई 20 साल पहले, और ये प्रॉपर्टी उसने कहा था जी वो मुझे दे देगा, और उसने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी। तो लोग उसके ऊपर स्टे भी ले लेते थे, और कई कई साल जो है बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के वो प्रॉपर्टी पे भी एक तो स्टे हो जाता था, और फिर ये केस चलता रहता था कई कई सालों तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस जाते थे। तो ये भी तो एक फ्रॉड की एक शक्ल थी। ये जी। किस तरीके से होता था, और इसके ऊपर अब कानून क्या कहता है इसमें? देखिए, ओरल एग्रीमेंट इज परमिसिबल इन लॉ। ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट। उस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा दूसरे जो ओपोनेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है कि ठीक है। केस लेके आ जाते थे कि जनाब ये हमारा इसका एग्रीमेंट हुआ था और ये इसके गवाह हैं और इतने पैसे कैश में दे दिए गए थे। ठीक है। कोर्ट उस पर पहले स्टे दे देते। अब जो कोर्ट प्रैक्टिस है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, यू गो फॉर एन ओरल एग्रीमेंट इन द कोर्ट एंड यू से कि जी हमें इंजेक्शन ग्रांट कर दी जाए, ये हमारा ओरल एग्रीमेंट इसके साथ हुआ था, अब ये प्रॉपर्टी आगे कहीं सेल कर रहा है या ये हमें नहीं दे रहा। कोर्ट्स अब ओरल एग्रीमेंट पे स्टे ग्रांट नहीं करती, अच्छा। एंड दैट इज नाइस, दैट इज गुड। बिल्कुल। ठीक है, कोई सबूत होना चाहिए। ऑल्दो इट इज परमिसिबल, आपका दावा वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे ठीक है हम सुनेंगे। जब आप साबित कर लेंगे ना कि ओरल एग्रीमेंट था, तब की बात है, अभी साबित नहीं होता। अभी आपके एफिडेविट पे हम आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर हमें आगे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी है उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी बंदा जो है अगर उसका किसी बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, किसी गाड़ी की सेल परचेज़ का होता है या कोई और मुआहदा होता है, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी का हो, जी जी, कोई भी नॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या सही कानूनी तरीक़ेकार क्या है जो कि कल को अदालत के अंदर भी इन्फोर्स हो सके? हमारे यहाँ एक मैं कहूँगा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लोग जाते हैं वसीका नवीसों के पास, बिल्कुल सही है। उनके पास एक फिट पैटर्न पड़ा होता है, हाँ जी। उर्दू में लिखा होता है इकरारनामा। हाँ जी। वो पार्टीज के नेम चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी या जो भी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है, ये लैंड है या गाड़ी है या कोई और ऐसी चीज, उसमें वो चेंज करके बिल्कुल वो ठीक है। जनाब साइन हो गए जी, हो गया। हम्म, अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब एक पार्टी उस एग्रीमेंट पे नहीं रहती, वो उसको डिसोन करती है। बिल्कुल ठीक है। अब जब वो इकरारनामा जो एक वसीका नवीस के फिट पैटर्न पे पड़ा हुआ है, जब कोर्ट में आता है और किसी लर्नेड वकील के पास आता है, वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें इतने के लकूनास निकाल लेता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने किया होता है या जिसकी फेवर में होता है वो उसके खिलाफ चली जाती है बात। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना जी इनफोर्सेबल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इनफोर्सेबल सिविल कोर्ट की डोमेन है। अब उसकी इन्फोर्सेबिलिटी जो है वो तब शुरू होगी जो आपके कंटेंट्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के, उससे बाहर कोर्ट नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ आप गए हैं, मैं आपकी और अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि हम दोनों बैठे इधर, एक गाड़ी का हमारा डिस्प्यूट हो गया, मर्सिडीज कार है, बिल्कुल। हम वो डिस्प्यूट लेके वहां चले गए और हमने उसमें प्राइस लिखी हुई है मर्सिडीज की ₹1। कोर्ट मुझे ये नहीं कह सकती कि मर्सिडीज ₹1 की कैसे है,
बिल्कुल सही। कोर्ट ने जो कंटेंट्स हैं इलीगल ना हो, अनलॉफुल ना हो, जो कंटेंट्स ऑफ द इकरारनामा या एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट के हैं, कोर्ट इज बाउंड विद दैट। कोर्ट कैन नॉट रीराइट द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए, चाहे आपके ट्रांजैक्शनल ट्रेड के हो, कॉर्पोरेट मैटर्स में हो, कंपनी टू कंपनी हो, हायर अ गुड माइंड जो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करे, ताकि जब कल को अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो आपके जो कंटेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कंटेंट्स कितने जरूरी है, कोर्ट भी उसको रीराइट नहीं कर सकती, उस कंटेंट्स को इन्फोर्समेंट आपकी फेवर में हो। तो ये जो गलती है, मतलब नीम हकीम खतरा जान, वो ना की जाए तो बेहतर है, और फिर जो है इन्फोर्स होते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल नाजरीन, मियाँ काशिफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट हमें बात बताई कि जब भी आप किसी बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट करें तो उसको प्रॉपर स्टाम्प पेपर के ऊपर जो उसकी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट की आइटम है उसकी वैल्यू के मुताबिक आप देख के स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको लिखवाएं। और उसकी जो वर्डिंग है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो किसी आप प्रॉपर लीगल एडवाइस को लेके जो है, लोग इस चीज़ से कतराते हैं, उनको लगता है कि शायद उनको कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे। मगर मसला तब उनको सामना करना पड़ता है मसले का, जब वो अदालत के अंदर जाते हैं और उनको पता लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तो अदालत की तरफ से इन्फोर्सेबल ही नहीं है, या ये कानून के मुताबिक नहीं है, और उसके अंदर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल आते हैं, और फिर आपकी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का या जो भी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसका नुकसान होता है। तो मियाँ साहब हमें ये बताएं कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप और जब अदालत से इन्फोर्स किया जाता है तो उसके अंदर एक चीज़ होती है डैमेजेस की। डैमेजेस यानी कि जो भी आपको पैसे मिलने हैं, तो अदालत की तरफ से जो आपको पैसे मिलते हैं, क्या वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के पैसे मिलेंगे या उसके ऊपर भी कोई पैसे मिल सकते हैं आपको? देखिए, जो टर्म डैमेजेस है ना, जी, वो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है जी। वो उसके ओवर एंड अबाव होंगे। ठीक है। आप क्लेम करेंगे जनाब इतने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, दो टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ना हो सका, बिल्कुल सही। तो कोर्ट में एक बंदा जो है वो साबित कर देता है कि जी इसकी तरफ से फ्रस्ट्रेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ये फ्रस्ट्रेट इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी मद में मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा बिजनेस में इतना नुकसान हो गया, उसको डैमेजेस कहेंगे हम। तो कोर्ट फिर डैमेजेस भी ग्रांट करते हैं, और वो डैमेजेस ओवर एंड अबव ऑफ द इनिशियल अमाउंट होंगे या ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर वो डैमेजेस होंगे। डैमेजेस जो है हमारे इधर मैं कहूँगा थोड़ा सा कोर्ट इसमें माइजर रहती है, डैमेजेस थोड़े ग्रांट करती है जब भी करती है, और बहुत कम केसेस में करती है, बट इट शुड बी मोर फ्रीक्वेंट कि जो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, दूसरे का नुकसान कर रहा है, उसको अपने पैसे तो मिलने चाहिए ही। वो जो एग्नी से गुजरता है पूरी लिटिगेशन की, तो उसमें फिर उसकी कंपनसेशन डैमेजेस तो है, एंड दैट शुड बी हेफ्टी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगली पार्टी ने भी तो कोई वकील की फीस दी होगी, जी जी कोई उसके एक्सपेंसेस आए होंगे, और जो वो सारे उस टाइम पीरियड जो उसने गुजारा है, ये टाइम एंड एनर्जी, बिल्कुल वो उसके भी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर एक लिटिगेशन की जाती है पर्सनल इंजरी की, उसके अलावा जनरल टॉर्ट की भी लिटिगेशन की जाती है। अगर कोई कोई बंदा किसी फैक्ट्री में जॉब करता है और उस दौरान उसको कोई चोट लग जाती है, तो वो फैक्ट्री वालों को के ऊपर केस कर सकता है, उसके फिर उसको सारे पैसे वो रिकवर करते हैं जो भी उसको चोट लगी है, या अगर वो 5 साल या 10 साल ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता या मफलूज हो जाता है तो फैक्ट्री की तरफ से उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। क्या हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं वो इस तरह के केसेस को एंटरटेन करती हैं? कोई आपने कोई देखे हैं इस तरह के केसेस होते हुए? हमारे ये जो टॉर्ट्स का सब्जेक्ट है ना, जी, जी। हमारे इधर इस पे प्रैक्टिस बहुत कम है। ठीक है। पर्सनल इंजरी केसेस उसके लिए लोग सिविल कोर्ट में काम आते हैं, लेबर लॉज हैं, और इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको डील करते हैं। जिस तरह आपने एक मिसाल दी, उस मैटर में देर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स जहाँ लोग जाते हैं और कंपनसेशन मिलती है। ओवर एंड अबव दैट, अगर कोई सिविल कोर्ट आना चाहता है, सिविल कोर्ट हैज़ द अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। वो इसको एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है। बट हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। लोग इसलिए भी शायद नहीं आते कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो इट्स बेटर ऑफ कि वो एग्जेक्टिव कोर्ट्स में चले जाते हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स के कोर्ट्स हैं, लेबर के कोर्ट्स हैं, और इस तरह की जो बॉडीज़ हैं
वो उधर चले जाते हैं, उधर से उन्हें कोई कंपनसेशन मिल जाती है। अदरवाइज आंसरिंग योर क्वेश्चन, yes, the civil court is empowered to entertain these sort of cases. ठीक है, यानी कि वो कर सकते हैं ऐसे केसेस, जी कर सकते हैं, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट मैंने देखा नहीं है ऐसे केसेस होते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि अदालतों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, केसेस में डिले आता है, तो वहाँ पे एक सवाल ही पैदा होता है कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज़म्स हैं उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो कोई ऐसे फोरम्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग जाके अपने मसाइल को हल करा सकते हैं और अदालती जो ख़र्चा है और अदालत के अंदर जो उनके जो टाइम उनका ज़ाया होता है वो ना हो सके? जी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना जी, जी। ये अब प्रैक्टिस में आ रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली इन द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अभी हमारा जो नया एक्ट आया है, द आसान कारोबार एक्ट 2025, ठीक है। उसकी सेक्शन 17 है, उसमें इसको मैंडेटरी कर दिया गया है अच्छा। कि बिफोर गोइंग टू कोर्ट you have to go for alternate dispute resolution. ठीक है। When it fails, फिर आप कोर्ट में आएंगे। फिर आप कोर्ट में आ जाए। उसके अलावा भी सिविल मैटर्स में भी पार्टीज जो हैं वो इतना प्रेफर नहीं करती, बट ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट में मैं पर्सनली समझता हूं कि अगर कोर्ट, जिस तरह फॉरेन अगर आप देखें, अमेरिकन प्रैक्टिस में आप देखें, तो उधर ये बहुत ज़्यादा इन्वोग है। बिल्कुल ठीक है। लोग जो है चैम्बर्स में बैठ के कर लेते हैं, और बिल्कुल ही जब वो नहीं कर पाते तो फिर कोर्ट्स में आते हैं। तो इधर भी अगर ये प्रैक्टिस राइज हो तो ये बेहतर होगा, कोर्ट्स पे भी बर्डन कम होगा, आप पे फाइनेंसिस का भी, जो क्लाइंट है उस पे फाइनेंसिस का भी बर्डन कम होगा, और थर्डली जो है स्पीडीली आपको जो आप चाहते हैं वो हो भी सकता है। तो अब इसको प्रमोट किया जा रहा है और इस पे ध्यान दिया जा रहा है, और इस पे लोग सोच भी रहे हैं, और वकला भी सोच रहे हैं, क्लाइंट्स भी सोच रहे हैं, और कानून में भी ऐसी शिकें आ गई हैं कि इस पे अब प्रेस किया जाता है। ठीक है जी, थैंक यू मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने जो मियाँ साहब के साथ गुफ्तगू की है आज के सन पॉडकास्ट में, उसमें बहुत सारे रेलेवेंट इश्यूज जो कि लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके अलावा केसेस में डिले के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की। और आखिर में मियाँ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि अगर आप केसेस के डिले को ख़त्म करना चाहते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज़म्स हैं उसकी तरफ तवज्जो दे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका ले लें, यूके ले लें, जहाँ की अदालतें बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं और जहाँ की अदालतें जो है लोगों को स्पीडी जस्टिस देती हैं, वहाँ पे इस तरह के फोरम्स और इस तरह के मैकेनिज़म्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक बात की जाती है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ जो है वो डिले हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे के साथ इंसाफ हुआ भी नहीं है। अगर किसी केस का फ़ैसला जो है वो 10 साल बाद या 15 साल बाद होगा, बेशक उस साइल को इंसाफ ही दे दिया जाए अदालत की तरफ से, तो ऐसे इंसाफ का वो साइल कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई फ़ायदा होगा इसका। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अदालतें जो हैं वो फंक्शन प्रॉपरली करें, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, हमें शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए हमारे कानून के अंदर, जो कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई हमें सॉलिड सॉल्यूशन दे सकें। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। नाजरीन, देखते रहिए सन पॉडकास्ट। अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेज़बान हमाद सफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।